नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर वेस्ट और चाइना से कंपेयर करें, तो आज भी भारत में एक बहुत छोटा वर्ग है जो हवाई यात्राएं करता है। निश्चित तौर पर एक बड़ा एस्पिरेशनल वर्ग है, लेकिन यात्रा करने वालों की संख्या आज भी बहुत कम है। शायद इसीलिए पिछले 2 से 3 दिन में जो इंडिगो के साथ प्रकरण चल रहा है, उसको लेकर ज्यादातर लोगों को यह लगता है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। एक कंपनी है, उसकी कुछ फ्लाइटें कैंसिल हो गई होंगी, बस हो जाती है कैंसिल, ट्रेन हो जाती है कैंसिल, तो फ्लाइटें भी कैंसिल हो गई होंगी। लेकिन यह प्रकरण किस हद तक राष्ट्रीय महत्व का है, आप इस बात से समझिए इसकी टाइमिंग और इसके पीछे और जो जानकारियां निकल के आ रही हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। इस बात से समझिए कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री ऑफिस को इसके अंदर इंटरवीन करना पड़ता है। प्रधानमंत्री को एक कंपनी की कुछ फ्लाइटें कैंसिल हो गई, उसकी ब्रीफिंग दी जाती है। और जिस तरीके से बात चल रही है कि प्रधानमंत्री ऑफिस से अब जिस एक्शन की तैयारी चल रही है, अगर वो एक्शन लिया जाता है तो उन एंटिटीज, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो नजीर होगी जो ये मानकर चलती हैं हम कुछ भी करेंगे और बच के निकल जाएंगे। इसमें क्या है टर्किश कनेक्शन, क्या है नाटो का कनेक्शन, और किस तरीके से कंपनी ने एक बड़ा पीआर कैंपेन लॉन्च किया है अपनी इमेज को बचाने के लिए। इन सब चीजों को समझने से पहले समझना होगा दरअसल ये प्रकरण शुरू कैसे होता है। कुछ पायलट कोर्ट में जाते हैं, एक पायलट की एक यूनियन है, वो कोर्ट के अंदर जाती है कि जो हमारी वर्किंग कंडीशंस हैं वो बहुत हार्श वर्किंग कंडीशंस हैं, उन्हें एट पार बनाया जाना चाहिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके लेवल पर लाकर खड़ा किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक पायलट की वर्किंग कंडीशन बेहतर नहीं होगी, वो थका होगा, फटीग होगी, तो ये जो पैसेंजर सेफ्टी है, जो फ्लाइट सेफ्टी है, उसके लिए एक बड़ा कारण बन सकती है। उसके बाद कोर्ट एक ऑर्डर देती है और जो डीजीसी है वो कुछ गाइडलाइंस फ्रेम करती हैं और 18 महीने देती हैं सभी एयरलाइन कंपनीज को उन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कि भैया जो मिनिमम रेस्टिंग आवर्स हैं पायलट के लिए वो 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिए गए। पहले था हफ्ते में 6 नाइट लैंडिंग कर सकता था एक पायलट, उसे घटाकर 2 कर दिया गया। पहले नाइट शिफ्ट 12 बजे से 5 बजे तक मानी जाती थी, उसे 12 बजे से 6 बजे तक कर दिया गया। और सभी एयरलाइन को लगभग 18 महीने दिए इन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, 1.5 साल। इसका एक बड़ा कारण यह है क्योंकि जब आपने पायलट की वर्किंग आवर्स कम कर दिए हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज्यादा पायलट और ज्यादा क्रू चाहिए, तो उसके लिए एक हायरिंग का प्रोसेस होगा। आपको 1.5 साल दिया गया पायलट को हायर करने के लिए। कारण, एक नॉर्मल कॉर्पोरेट में आप जाएंगे तो 1 महीने, 3 महीने, 2 महीने का नोटिस पीरियड होता है कि आपने रिजाइन दिया, 3 महीने बाद आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एविएशन में खासकर पायलट के लिए 6 महीने से 1 साल तक का नोटिस पीरियड होता है। तो कंपनीज को एक लंबा समय चाहिए था उस गैप को पूरा करने के लिए। अगर आपको 10-20% ज्यादा पायलट हायर करने हैं तो उसके लिए एक लंबा समय चाहिए, इसलिए आपको 18 महीने दिए। सभी कंपनियों ने कंप्लाई किया। 1 जुलाई और 1 नवंबर 2 डेडलाइन थी। 1 जुलाई को हुआ, फिर 1 नवंबर तक उसे फाइनली आपको इंप्लीमेंट करना था। सबने किया सिवाय इंडिगो के। इंडिगो ने स्थिति यह लाकर खड़ी कर दी कि जून के बाद पायलटों की हायरिंग ही बंद हो गई और दिसंबर के रोस्टर में 65 पायलटों की कमी थी, 65। और जो ये प्रकरण हुआ 4, 5, 6 दिसंबर को, ये पूरा का पूरा हुआ 5 दिसंबर को खासकर, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन हो गया। दरअसल इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइटें नवंबर में भी कैंसिल हुई, लेकिन एकाएक 4 और 5 दिसंबर को यह स्थिति हुई जहां 1000 फ्लाइट पूरे महीने में कैंसिल हुई थी, वहां एक ही दिन के अंदर फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई। और ऐसा लगा कि यह एक डेलिबरेट अटेम्प्ट था इंडिगो की तरफ से। उसके कई कारण हैं। सबसे पहली बात, सारी की सारी जो फ्लाइटें, ज्यादातर फ्लाइटें कैंसिल होती हैं वो डोमेस्टिक फ्लाइटें कैंसिल होती हैं, लेकिन जो लंबे रूट की विदेशी फ्लाइटें थी जिन पे ज्यादा पैसा आता है, वहां कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई। अब इंडिगो ने क्या कहा कि सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया। इंडिगो ने क्या कहा कि भैया हम विंटर के हिसाब से अपनी रीशेड्यूलिंग नहीं कर पाए, ऑपरेशनल प्रॉब्लम आ गई। सवाल यह है कि आपका जो सॉफ्टवेयर में ग्लिच आया है वो डोमेस्टिक के लिए तो आया है, इंटरनेशनल के लिए क्यों नहीं आया? आप उसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते होंगे। और ऐसा तो नहीं है कि विंटर अचानक से आ गई, आप सुबह उठे और बर्फ पड़ने लगी या कोहरा होने लगा। आपको तो पता था कि विंटर्स आएंगे, दूसरी कंपनियों को भी पता था, वो तो रीशेड्यूलिंग कर पाए, आप क्यों रीशेड्यूलिंग नहीं कर पाए? देखिए,
जो एक तरीके से कह सकते हैं हिंट तो मिलने लगे थे नवंबर से, 1000 फ्लाइटें कैंसिल हो गई थी, लेकिन अचानक से 4 और 5 दिसंबर का दिन तय किया जाता है, या वो कोइंसाइड करता है जिस दिन ये सारी की सारी प्रॉब्लम एक साथ आ जाती है। और वो दिन होता है जब जो पुतिन है वो भारत में है। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आता है और सभी की नजर भारत में होती है, तो दिल्ली का दंगा होता है। जब जेडी वांस भारत में आता है तो पहलगाम कराया जाता है। जब नेतन्याहू भारत आने वाला होता है तो दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है। और जब पुतिन भारत आता है तो ये इंडिगो वाला प्रकरण है, ये पूरा का पूरा सामने आ जाता है। तो ये समझिए किस तरीके से कम ये दिखाई देता है कि ये पूरा का पूरा एक प्री प्लान तरीके से चल रहा है, कि किस तरीके से सभी मीडिया की खबर होनी चाहिए थी पुतिन के साथ क्या हो रहा है, रशिया के साथ किस तरीके से संबंध है, कौन सी डील साइन हो रही है, उस ऑप्टिक्स को दिखाना था। लेकिन पूरा दिन खबर क्या चली कि भैया पैसेंजर फंसे हुए हैं, उनकी बाइट चलती रही, और इस पूरे के पूरे जो इवेंट है उसको हाईजेक कर लिया इस एक इवेंट ने। और क्या किया इंडिगो ने अपने प्लेन ले जाकर जो बे एरिया है जहां से पैसेंजर प्लेन के अंदर घुसते हैं वाले जाकर खड़े कर दिए, और क्या कहा कि आ रहे हैं, पायलट आ रहे हैं, अभी रास्ते में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, और उन बेस को ब्लॉक कर दिया गया। और उसके बाद जो दूसरी फ्लाइटें हैं जो आ सकती थी, जो शायद मान लीजिए 1000 फ्लाइट कैंसिल हुई, हो सकता है 200-300 फ्लाइटें और एक्स्ट्रा उड़ाकर उसको कुछ हद तक कॉम्पेंसेट किया जा सकता था, क्योंकि वो बे एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, पायलट नहीं थे, स्टाफ नहीं थे, तो दूसरी फ्लाइटें भी वहां नहीं लग सकी। और यहां तक कि अब तो खबरें ये आ रही हैं कि कुछ पायलट ने ये कहा कि हम तो उड़ाने के लिए तैयार थे, लेकिन हमें रोस्टर में हमें कोई फ्लाइट असाइन ही नहीं की गई। तो जिस इंडिगो का सीईओ ये कह रहा है कि हम माफी मांगते हैं, हमारे ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट हुई, ऑपरेशनल नहीं है, कम से कम इंटेंशनल लगता है। आप बे एरिया ब्लॉक करके बैठ गए, पायलट आपके पास नहीं है, आप सॉफ्टवेयर ग्लिच की बात कर रहे हैं, और आप ये उस दिन कर रहे हैं जिस दिन एक डिग्निटरी भारत में है, जिससे पूरा वेस्ट चिढ़ता है। अब इसमें टर्किश और नेटो का एंगल भी बताऊंगा। अब वो भी कोइंसिडेंस है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हां उसके ऊपर लोग चर्चा कर रहे हैं। अब हुआ क्या, जब ये सब कुछ होता है, जब हजारों लोग फंस जाते हैं, और एविएशन सेक्टर किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका इसलिए ग्रेट है क्योंकि उसके यहां जिस तरह का एविएशन सेक्टर है, सड़कें हैं, रेल रोड है, वो उसे ग्रेट बनाती है। चाइना है, और भारत भी जिस तरह का उभरता एविएशन सेक्टर है, एक एक कंपनी 900 जहाज खरीद रही है, एयरबस और बोइंग को जिस तरह के ऑर्डर भारत ने दिए हैं, ये समझ आता है कि भारत किस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है। और वहां पर एक कंपनी ऐसा करती है या उससे करवाया जाता है, तो आप समझिए किस हद तक उस इमेज को या उस सेगमेंट को, उस सेक्टर को हैम्पर करने का प्रयास है। अब आप बाहां मरोड़ेंगे इस सरकार की, प्रधानमंत्री की, निश्चित तौर पर जवाब तो दिया जाएगा। अब उसके बाद फौरी तौर पर तो यह कहा जाता है इंडिगो को डीजीसीए की तरफ से, भैया ऐसा है कि पहले तो जितने भी तुमने टिकट कैंसिल किए, रीशेड्यूल किए, जो भी पैसा तुमने लिया है, उसे आज 7 दिसंबर रात 8 बजे तक वापस करना है। नो इफ नो बट, ओनली रिटर्न। अगर तुम ये नहीं करते, फिर हम जो एक्शन लेंगे, फिर आप समझ जाइएगा कि मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो 9 बजे की फ्लाइट होगी, वो नहीं उड़ी, तो उन्होंने रीशेड्यूल करा ली कि भैया शाम को 4 बजे की हमें दे दीजिए, रीशेड्यूलिंग का कोई फीस नहीं लगेगा। किसी ने कैंसिल करा ली कि भैया मैं यहां से नहीं जा रहा, चलिए एयर इंडिया से चला जाता हूं, वो कैंसिलेशन फीस नहीं लगेगी, और भी किसी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद प्राइस फिक्सेशन कर दिया है कि पहले ये था ना कि डायनेमिक प्राइसिंग होती थी, कि डिमांड बढ़ गई तो एकदम प्राइस शूट का हो जाते थे। 50-50 हजार का टिकट लेके गए हैं लोग, जहां 4,000 5,000 का टिकट होना चाहिए था, 50,000 का फिक्स कर दिया, इतने का ही टिकट होगा। 0 से 500 किलोमीटर की अगर कोई फ्लाइट है तो इतने का टिकट, 500 से 1000 है तो इतने का टिकट, 1000 से 1500 है तो इतने का टिकट, फिक्स है। इससे ज्यादा ऊपर प्राइस जा ही नहीं सकता, डिमांड कितनी भी हो। उसके अलावा डीजीसीए ने एक शो कॉज नोटिस इंडिगो को जारी किया है, और उसके सीईओ से डायरेक्ट ये कहा है कि आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये जवाब दीजिए 24 घंटे के अंदर अंदर ये क्यों हुआ।
और जवाब नहीं देते तो भैया एक्शन के लिए तैयार रहिए। और यहां जानना यह जरूरी है कि वो जो इंडिगो है उसका सीईओ कौन है और क्या नाटो कनेक्शन है। दरअसल आज के समय में जो सीईओ है इंडिगो के 2022 में 6 सितंबर 2022 को बने पीटर एल्ब्रस, भाई साहब डच है, यानी नीदरलैंड्स के रहने वाले हैं। और ये नीदरलैंड की ही कंपनी है KLM, वहां की जैसे एक बड़ी एविएशन कंपनी है, उसके सीईओ रहे हैं। और उसके बाद जो KLM है वो एयर फ्रांस के साथ एक करार करती है, दोनों मिलकर ऑपरेशन चलाते हैं। वहां पर कुछ विवाद होता है तो यह कहा जाता है कि जो पीटर एल्ब्रस है, इनको ना ही सिर्फ KLM का जो सीईओ है वो बनाने में, बल्कि उस पूरे विवाद में बचाने में और उनकी जो पूरी की पूरी एविएशन सेक्टर की जो ट्रेजेक्ट्री है उसे बनाए रखने में जो डच सरकार है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। और ये भाई साहब का जो उभार होता है पूरे एविएशन सेक्टर में, वो उस दौरान होता है जब नीदरलैंड्स में मार्क रूट की सरकार होती है। और आज के समय में कहां है मार्क रूट? आज के समय में भाई साहब नेटो के जनरल सेक्रेटरी हैं। यानी जो नेटो का जनरल सेक्रेटरी है उसके खासम खास बंदे हैं भाई साहब, जो इंडिगो एयरलाइंस के आज के समय में सीईओ है। और पुतिन भारत आते हैं, पुतिन की भारत यात्रा हो रही है, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो उसी नेटो को है, उसी अमेरिका को है जो उस नेटो का पार्ट है, उसी यूरोपियन यूनियन को है, उन्हीं यूरोपियन देशों को है जो उस नेटो का पार्ट है। इसलिए जब पुतिन आते हैं तो यूके हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, उनके जो एम्बेसडर हैं वो बड़े बड़े ऑपेड लिखते हैं। और उसके बाद किस तरीके से इस कंपनी में जो दखल है सीईओ का, क्या उसका इस्तेमाल किया गया? सवाल है, एलिगेशन नहीं है। सवाल है कि क्या उन सीईओ का इस्तेमाल किया गया भारत की एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी जो 65% की हिस्सेदारी रखती है, उससे भारत के पूरे एविएशन सेक्टर को एक दिन के लिए स्टैंड स्टिल कर दिया गया, उस दिन जिस दिन पुतिन आए हैं। आज सिर्फ युद्ध, मात्र गोला बारूद इनका नहीं रह गया है। जो इस तरह के सॉफ्ट सेगमेंट है जहां जहां इन्फिल्ट्रेशन है लोगों की या इन इंस्टीट्यूशंस की, उनका इस्तेमाल कर कर भी आपके सिस्टम को पंगु बनाया जा सकता है। अभी जीपीएस स्पूफिंग हो रही थी, आपके कई सौ प्लेन हवा में है, उन्हें पता नहीं है किधर जा रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वो भी उसी एविएशन सेगमेंट के ऊपर हमला था। तो क्या ये उसी का एक्सटेंशन है कि भैया जो ये इंडिगो वाले पूरे प्रकरण में किया गया? निश्चित तौर पर पीएमओ को कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ दिखता है, इसीलिए इस हद तक प्रधानमंत्री इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसके साथ साथ अब उसमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आने लगी कि भैया इंडिगो में तो जो टीडीपी है, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है सरकार में, उसके कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट है। तो क्या चंद्रबाबू नायडू का आम ट्विस्ट करा के ये कराया गया? मुझे थोड़ा अलग दिखता है। मुझे यह लगता है कि इस प्रकरण के माध्यम से टीडीपी और सरकार के बीच में एक वेज क्रिएट करने का प्रयास है, एक बीच में दरार लाने का प्रयास है, ताकि सरकार में से कुछ लोग कहें भैया तुम तो इसमें स्टेक होल्डर थे, तुमने ये देखा नहीं क्या हुआ, और फिर एक अविश्वास का भाव एक दूसरे के ऊपर आए ताकि उसका इस्तेमाल भविष्य के लिए किया जा सके। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री को इसमें बीच में इन्वॉल्व होना पड़ा। और आज इन एयरलाइंस, जो लो कॉस्ट एयरलाइन है, इंडिगो जैसी एयरलाइन है, उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोई करता है तो मिडिल क्लास करता है। और वो मिडिल क्लास आज में सबसे बड़ी ताकत है प्रधानमंत्री के लिए। अगर आप उसको परेशान करते हो, 1000 फ्लाइट अगर नवंबर में कैंसिल हुई है, भैया ये तो एक दिन 1000 हो गई, तो हजारों लोग आपको दिखाई दिए एयरपोर्ट पे खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन जो नवंबर में 1000 फ्लाइटें कैंसिल हुई, उसमें भी तो बहुत लोग परेशान हुए होंगे। ठीक है, किसी दिन 100 हो गए, किसी दिन 500 हो गए, किसी दिन 1000 हो गए, तो वो संख्या कम थी तो दिखाई कम देती थी, लेकिन एक ही दिन ज्यादा हो गई तो दिखाई दे रही है। तो परेशानी तो पिछले 1.5 महीने से चल रही है ना। अब सवाल इसमें फिर उस डीजीसीए पे भी उठता है कि भैया तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या घोड़े बेच के सो रहे थे? कितने दिन से चलता है? जब एक ही दिन हुआ और इसमें प्रधानमंत्री ऑफिस को इसमें इंटरवीन करना पड़ा, तब जाकर तुम्हें याद आया, हो साहब गलती हो गई, कुछ तो गड़बड़ है, नोटिस जारी करो, नोटिस। तो सरकार की यह जिम्मेदारी है, राइट फ्रॉम द सीईओ बर्खास्त किया जाए, एक बड़ी पेनल्टी इंडिगो के ऊपर लगाई जाए, और निश्चित तौर पर उस पेनल्टी की बात चल रही है, उसके जो रूट्स हैं उसको कम किया जाए। पायलट कम है ना, 65 पायलट कम है,
रिक्रूटमेंट तुम कर नहीं रहे और ये कह रहे हैं कि अगले 5-7 दिन और ये प्रॉब्लम चलने वाली है। 5-7 दिन में तुम कैसे सॉल्व कर लोगे जब तुम्हारे पास पायलट नहीं है, क्रू नहीं है? तो इसका मतलब, और 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया, फरवरी तक कह दिया गया डीजीसीए से, ठीक है तुम कर लीजिए। वो कारण है, बहुत लोग हैं, बहुत बहादुर है, जो वीर निकल के आते हैं, उत्साह में भरे हुए, एड्रेनलिन का बड़ा रश होता है, अगर बैन कर दो इंडिगो को। भैया 65% की हिस्सेदारी लेकर बैठी है, अगर बैन कर दिया तो क्या होगा? फिर प्राइसेस कहां जाएंगे, लोग कहां जाएंगे? बैन करना ऑप्शन नहीं है, हां पेनल्टी लगाइए। पिछले साल में 7,258 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा है इस कंपनी का, 22,000 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है, लगाइए पेनल्टी 5-7 हजार करोड़ की, तब आएगी अकल ठिकाने। रूट्स कैंसिल कीजिए, ठीक है पायलट नहीं है, कम रूट पे उड़ाओ भाई, कम करो इसे, एयर इंडिया वालों के बढ़ा दो, विस्तारा के बढ़ा दो, आकाशा के बढ़ा दो। ये जब तक पेनल्टी इनके ऊपर नहीं होगी तब तक सुधार नहीं होगा, और उसी की तैयारी अब प्रधानमंत्री ऑफिस से चल रही है। साथ ही ये जो इंडिगो है उसने टर्किश जो एयरलाइंस है उसके साथ कोड शेयरिंग का एक एग्रीमेंट किया हुआ है। यानी कि आपने कई बार देखा होगा ना, रोडवेज में बस जा रही है, खराब हो जाती है, तो बराबर में से दूसरी जाती है, उसे कह देते भाई हमारी सवारी तुम बिठा लो। इन्होंने भी कुछ वैसा किया हुआ है टर्किश एयरलाइंस के साथ, कि भैया आपने टिकट बुक किया टर्किश एयरलाइन का, आप पहुंचे तो इंडिगो के प्लेन खड़ा है, उसमें बिठा के आपको भेज दिया। अब ये कहा गया है कि भैया ये जो कोड शेयरिंग का एग्रीमेंट है इसे कैंसिल कीजिए, सरकार की तरफ से है, लेकिन इंडिगो कर नहीं रही है। और यही टर्किश एयरलाइंस है जून के महीने में जिसके 4 प्लेन में विस्फोटक मिले थे। यही वो टर्किश एयरलाइंस है जिसमें 49% की हिस्सेदारी टर्किश सॉवरेन वेल्थ फंड की है, जिसका मालिक एर्दोगान है, जिसमें चाइना की हिस्सेदारी है। यानी आप उस कंपनी के साथ मुआयदा कर रहे हैं, सरकार के कहने के बाद भी कैंसिल नहीं कर रहे हैं, जो डायरेक्टली एर्दोगान चला रहा है, चाइनीज एंटिटीज चला रही हैं, और आप उसके साथ मुआयदा करके बैठे हैं। जो देश, जो एंटिटी राष्ट्र के लिए खतरा हो सकती है, आप उनके साथ छुड़ाने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ अपने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के लिए। इन चीजों को भी सरकार को संज्ञान में लेना पड़ेगा। सीईओ बिठा दिया नाटो का आदमी, कोलैबोरेशन ऐसे देश से, ऐसी कंपनी से जो भारत के पक्ष की नहीं है, भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती है। इसीलिए सेलेबी को भी तो बैन किया गया था, और फिर भी आप उसके साथ काम कर रहे हैं। तो ये समझ आ रहा है कि किस हद तक भारत में अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो तथाकथित वो डीप स्टेट है, जो गहरा राज्य है, वो इंटरवीन कर रहा है। हमारे एविएशन सेक्टर किस हद तक वल्नरेबल है, आप इस एकमात्र प्रकरण से समझ सकते हैं। धीरे धीरे हमारे हेल्थ सेक्टर में भी घुस रहे हैं, कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं। अब ये तो यहां पे एकदम से आ गया ना प्रॉब्लम, तो समझ आ गई, हाँ ये दिक्कत है, इसका एक सॉल्यूशन है। जिस तरीके से AT&T एक बड़ी कंपनी बन गई थी अमेरिका में 1980 में, जब वो स्थापित हुई, उसके बाद से लगभग 100 साल में एक मोनोपोली हो गई थी पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर में। तो अमेरिका में एंटी ट्रस्ट लॉ लाया जाता है, उसके बाद उस कंपनी को 7 कंपनीज में तोड़ा जाता है, उसके बाद इनोवेशन भी होता है, उसके बाद कंपिटिटिवनेस बढ़ती है, प्राइसेस कम होते हैं, मोनोपोली टूटती है। वही आज के समय में इंडिगो जैसी संस्थानों के साथ करने की जरूरत है। इसको भी तोड़िए, यहां पर भी मोनोपोली टूटनी चाहिए, टेलीकॉम सेक्टर में भी टूटनी चाहिए। 3 कंपनी 4 कंपनी में तोड़ दो, 20-20% की हिस्सेदारी हो, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, प्राइस सस्ते होंगे, सर्विसेज बेहतर होंगी। यह करना बहुत जरूरी है आज के समय में, अगर आपको अपने इस सेगमेंट को, अपने इस सेक्टर को बचाना है। और इसके साथ साथ एक PR कैंपेन भी शुरू हो गया है। बड़े बड़े जो PR के ठेकेदार हैं वो कूद पड़े, क्या कह रहे हैं, अरे फ्लाइट डिले हो जाती है, फ्रस्ट्रेटिंग है, हमें पता है, लेकिन इंडिगो का स्टाफ भी तो लगा हुआ है, कितनी मेहनत कर रहा है। सोनू सूद की तो ना तो फ्लाइट थी, ना इंडिगो में हिस्सेदारी है, ना लेना 1 ना देने 2, फिर भी कूद पड़े भाई साहब। ऐसे बहुत सारे अकाउंट आपको मिल जाएंगे, एक्स पे चले जाइए, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, रील्स के माध्यम से, कि नहीं नहीं वो इंडिगो तो सब अच्छा कर रहा था, बस गड़बड़ हो गई जी, सॉफ्टवेयर ग्लिच हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से फेस सेवर करने का प्रयास है, उससे काम नहीं चलेगा। सीधा है सीईओ की बर्खास्ती हो, बड़ी पेनल्टी लगे, मॉनेटरी,
जब तक आपके पास पायलट नहीं है, शेड्यूल्ड जो फ्लाइट्स हैं, जो शेड्यूल्ड आपके रूट्स हैं, वो कैंसिल किए जाएं, तब तक इसमें बात नहीं बनेगी। और अब बात यह भी चल रही है कि मात्र अब सरकार नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी, अब संसद के माध्यम से जो पैसेंजर सेफ्टी है उसके लिए पॉलिसी बनाने की बात चल रही है। अगर ये होता है तो फिर आप कहीं पर भी बच नहीं सकते, और ये बहुत जरूरी है। और फिर से रिक्वेस्ट है सरकार से, जब कहीं क्राइसिस आए तब मत जागिए। आज एविएशन सेक्टर में आया है, कल किसी और में आएगा, कल फाइनेंस में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाले में आएगा, एनर्जी सेक्टर में आएगा, रेलवे में आएगा, हेल्थ सेक्टर में आएगा। तब तक के लिए आप इंतजार करेंगे क्या? कंटिजेंसी प्लान अभी से तैयार रखिए, अभी से नजर रखिए कहां क्या गड़बड़ है। खैर, इस पे और जो डेवलपमेंट आएगी वो सब आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।